हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की या फिर फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है और आज हम लोग अपने इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके पेपर का नाम जो है समसामयिक भारत और शिक्षा यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यानी आपको कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ के ये पेपर को एंड करना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से मैं समझाऊंगा और आपके सिलेबस को भी मैं लिखवाऊंगा। तो पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपकी क्लास भी चलाएंगे और इस पेपर को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके पहले भी बीएड की क्लासेस लगातार चल रही हैं शाम को 8 बजे और 9 बजे से। तो आप यदि उन क्लासेस को नहीं ज्वाइन किए हैं तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्लास को ज्वाइन करते समय ये चीज हमेशा सुनिश्चित कर लिया करिए कि आपके पेपर का नाम क्या है। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और आपके पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तो पूरे क्लास को अच्छे से पढ़ सकते हो। या फिर यदि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं या फिर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी हैं और आपके पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तो आप पूरी क्लास को अच्छे से देखिए और समझिए और शाम को डेली 8 बजे आप ज्वाइन हुआ करिए क्लास में। ठीक है, चलिए आइए दोस्त, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं कि आपको आखिर पढ़ना क्या है कंटेम्प्रेरी इंडिया में। फिर इसके बाद हम लोग आगामी कक्षाओं में इसकी क्लास स्टार्ट कर दें। देखिए, आपका जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन यानी समसामयिक भारत और शिक्षा है, इसको हम 4 यूनिट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यानी पूरा सिलेबस जो है ये मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 यूनिट में है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर मैं द परफेक्ट स्टडी जो टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरा पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहली यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, तो भारतीय शिक्षा की सामान्य दृष्टि कौन कौन सी है। कहने का मतलब है, ध्यान समझना, चाहे हमारी वैदिक शिक्षा हो गई, चाहे हमारी बौद्धिक शिक्षा हो, चाहे हमारी जैन काल की शिक्षा हो गई, चाहे इस्लामिक काल की शिक्षा हो गई या फिर उपनिवेशी या फिर स्वतंत्रता काल की शिक्षा हो गई, इस फर्स्ट यूनिट में हमें ये सब पढ़ना रहता। अभी मैं चैप्टर भी लिखवाऊंगा, टॉपिक लिखवाऊंगा, पहले मुख्य रूप से ये समझ लीजिए कि पढ़ना क्या क्या है। तो भारतीय शिक्षा की सामान्य दृष्टि में हम एक तरीके से जो मुख्य एक तरीके से क्षेत्र के समय काल की एजुकेशन थी उनको हमको पढ़ना है। उसके बाद ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगली टॉपिक है कि भैया विजन ऑफ एजुकेशन, इंडियन थिंकर। यहाँ पे 4 इंडियन थिंकर को मुख्य रूप से हमें पढ़ने रहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, उसके बाद हमारे महात्मा गांधी जी हो गए, जे कृष्ण मूर्ति साहब हो गए। तो इन लोगों को हमें पढ़ना रहता है। यानी जो हमारे इंडियन थिंकर्स हैं, ये हमारे एजुकेशन के बारे में बच्चे क्या सोचते हैं, तो हमें यूनिट नंबर 2 में इसे पढ़ना, यानी विजन ऑफ एजुकेशन इंडियन थिंकर के बारे में हमें पढ़ना था। मुख्य रूप से 4 से 5 इंडियन थिंकर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनकी अलग अलग मैं आपको क्लास भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आइए उसके बाद यूनिट 3 आप देख लीजिए। यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, समकालीन भारतीय स्कूली शिक्षा और सरोकार और मुद्दा। सरोकार को आप कह सकते हो लगाव। ठीक है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे एक तरीके से स्कूली शिक्षा से कौन कौन से मुद्दे हैं, उनके कौन कौन से इशू हैं, कौन कौन से लगाव, कौन कौन से सरोकार हैं, इस सब में हमें 3rd यूनिट में ये सब पॉइंट को पढ़ना है। और इसको भी मैं चैप्टर बना के आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल भी यूनिट को देख के कंफ्यूज आप मत होइएगा। ठीक है, आइए और यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है, तो राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। यानी इसमें आपको एक तरीके से कोठारी कमीशन को पढ़ लेना है, मूलाधार आयोग को पढ़ लेना है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक तो 1968 हो गई, उसके बाद 1986 हो गई। ठीक है, 1986 हो गई। तो इन सब एक तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी आपको पढ़ना है। तो ये यूनिट नंबर 4 हो गई। ये चारों यूनिट का सिलेबस मैं मुख्य रूप से आपको बता दिया। अब हम लोग टॉपिक पे चलेंगे, यानी कितनी टॉपिक बन रही है इन चारों यूनिट से उनको समझेंगे। पहले उम्मीद करते हैं ये चारों यूनिट का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और लेके अपने फोन में रख लिए होंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग एक एक यूनिट की बच्चे बात करते हैं, यानी कितने टॉपिक बनेंगी, यानी कितनी विषय वस्तु को हमको पढ़ना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अपने क्लास में कि भारतीय शिक्षा दर्शन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। यानी हम भारतीय शिक्षा को देखेंगे कि ऐतिहासिक हमारे इतिहास में इसका क्या स्वरूप था। ये इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा एक तरीके से टॉपिक है। तो इसमें एक तरीके से हम मुख्य रूप से बच्चे 4 पॉइंटों को डिस्कस करते हैं, जो एक तरीके से इसमें हम लोग 4 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट हो गया, हम कह सकते हैं प्राचीन हिंदू जो शिक्षा थी, जिसे हम लोग कह सकते हैं हमारी एक तरीके से भैया कौन सी वैदिक शिक्षा हो गई। उसके बाद हम कह सकते हैं कि बौद्धिक, यानी जो एक तरीके से बौद्ध की शिक्षा थी उनको हम लोग समझेंगे। उसके बाद जैनिज्म की शिक्षा समझेंगे, यानी जैन काल की जो शिक्षा थी। तो ये आपका हो गया पार्ट 1। और पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे मध्यकालीन इस्लाम की शिक्षा, यानी स्त्रियों को कैसे शिक्षा दी जाती थी, 4 दीवारियों के बीच में जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी सिर्फ वही शिक्षा प्राप्त कर पाती थी। तो इस्लामिक काल की शिक्षा में हम लोग इन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। और उपनिवेशी काल में शिक्षा,
यानी थर्ड पॉइंट में आपका हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशिक काल में, जैसे एक तरीके से कह सकते हैं विदेशी आक्रमण, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे उपनिवेश किए, भारत पे राज्य किए एक तरीके से अंग्रेज वगैरह, वो लोग किस प्रकार से अपने पाश्चात्य संस्कृति को हम हमारे ऊपर थोप दिए, उन सब पॉइंटों को हमें थर्ड पॉइंट में समझना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम लोग समझेंगे स्वतंत्रता के बाद की हमारी शिक्षा कौन सी थी, जब हमारा संविधान बना, हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे बदला, क्या क्या चीजें अडॉप्ट की गई, क्या क्या चीजें छोड़ी गई, तो सबको हमको पढ़ना है भारतीय शिक्षा के दर्शन में। तो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसको अपने दिमाग में बना के रखिएगा। तो फर्स्ट यूनिट हमें इसे पढ़ना है। उसके बाद हमारा अगला यूनिट बन जाता है शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान। बच्चे इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो बहुत अच्छे से मेरी बात को ध्यान से समझ के रखिएगा। इसमें आपको कुछ एक तरीके से अनुच्छेद को पढ़ने हैं, जैसे हम कह सकते हैं अल्पसंख्यकों की शिक्षा कैसे दी जाती है, और धार्मिक स्कूलों में जो हमारी धार्मिक शिक्षा है उनको कितना सावधानी पूर्वक दी जानी चाहिए, सिर्फ देश प्रेम के बारे में बताना चाहिए, दूसरों को नैतिकता के लिए एक तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि शिक्षा में जो संवैधानिक प्रावधान है कि कुछ अनुच्छेदों को, कुछ आर्टिकल वगैरह को पढ़ना है, तो ये आपका सेकंड यूनिट हो गया। और एक तरीके से मेरी बात ध्यान समझना, कुछ यूनिट एक दूसरे से मिलते हुए रहेंगे, तो मैं एक साथ ही इनको पढ़ा दूंगा, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद जो होती है शिक्षा प्रणाली में केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती, जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है, इसको एक तरीके से थर्ड टॉपिक में बच्चे हमें इसे पढ़ना है। उसके बाद स्थान काल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, देखो जो स्थान काल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य है, इसको हम लोग फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक काल की शिक्षा, तो वैदिक काल की शिक्षा में के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, बौद्धिक काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, जैन काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो ये फोर्थ पॉइंट में इसे डिस्कस करना है। यानी जो आपका फर्स्ट टॉपिक है और फोर्थ टॉपिक को हम एक साथ ही मिला के पढ़ लेंगे। बस जितनी क्लास में देते जाऊंगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन में, आप उन सबको पढ़ते जाइएगा, तो आपका सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए हम ऊपर आपको बताया था कि आपको एक तरीके से 4 यूनिट को बच्चे पढ़ना है, तो इस चारों यूनिट में आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, उसके बाद महात्मा गांधी जी हो गए, अरविंद घोष जी हो गए, और हम कह सकते हैं जे कृष्णमूर्ति हो गए। इन चारों थिंकरों को आपको बिल्कुल अच्छे से और समझ के पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, और इन लोगों के विचार को पढ़ना है। जैसे हम कह सकते हैं, ध्यान से मेरी बात यहां पे समझिए, जैसे मैं रविन्द्रनाथ टैगोर का एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे इनको पढ़ना कि इनके अनुसार शिक्षा के अर्थ क्या थे, ये विद्यालय को किस रूप में देखना चाहते थे, ठीक है, ये एक बालक को किस रूप में देखते थे, उन्हें एजुकेशन कैसे दिया जाए, उन सब पॉइंटों को जानते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन के बारे में बताए थे, तो उसके बारे में हम सबको पढ़ना है, यानी चारों थिंकरों के बारे में पढ़ना है। तो एक एक थिंकर को मैं अलग अलग से क्लास में अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, उनको आप अच्छे से देख के समझिएगा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, ठीक है। आइए उसके बाद आपका एक तरीके से जो एक तरीके से कह सकते हैं कि 9 टॉपिक है, वो विद्यालय में शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी एक तरीके से कहते थे, सबसे पहले ये समझिए सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है। तो बच्चे इसे हम कह सकते हैं ना कि जो हमारी, देखो ध्यान से मेरी बात समझना, कहते हैं जब विदेश में या फिर ब्रिटेन वगैरह में ऐसा माना गया ना कि जो बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके लिए क्या किया जाए कि शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए। तो एक बात बताओ, अगर किसी को हम कहें कि भैया देखो यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, तो लोगों का मन नहीं लगता है, लोगों को अच्छे से पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो एक तरीके से अंग्रेज वगैरह जो थे उनको कोई एक ऐसा शब्द चाहिए होता था कि जो हम कोई एक ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिससे सभी लोग उसमें आ भी जाएं और किसी को ऐसा ऐसा प्रतीत ना हो कि ये शिक्षा एक तरीके से निःशुल्क है। तो उन्होंने भैया कौन सा शब्द उपयोग किया, यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमिकरण शब्द उपयोग किए। इसीलिए कहते हैं कि विद्यालय में शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी सबको निःशुल्क और एक तरीके से कह सकते हैं आसानी रूप से, अनिवार्य रूप से शिक्षा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी को कहते हैं विद्यालय में शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी सबके लिए एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन के रूप में, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद देखिए अगले में आपको पढ़ना है, यानी 10 टॉपिक पढ़ना है आपको, शैक्षिक अवसरों की समानता। ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे इंपॉर्टेंट लगा है बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि शैक्षिक अवसरों की समानता में आपको क्या पढ़ना, जैसे अनुच्छेद 15 हो गए, अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 28 हो गया। तो जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो एजुकेशन से संबंधित है उनको इसमें पढ़ना रहता है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता कैसे हो सकती है, इन सब पॉइंटों को हमें इसमें पढ़ना रहता है। और विद्यालयों में असमानता, जैसे कोई मान लीजिए उच्च वर्ग का बालक है, उसको अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, कोई निम्न वर्ग का बालक है उसे अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं बच्चे, तो इसके कारण विद्यालय में जो असमानताएं होती हैं उसको भी हमको पढ़ना, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उन सब पॉइंटों को इसमें डिस्कस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है इसको हमें पढ़ना है, यानी हम कह सकते हैं एक तरीके से जो आपका आरटीई है उसको भी पढ़ना है, 2009 जो है इसको भी इसमें पढ़ना है, और इसमें कुछ अनुच्छेद को भी हमें पढ़ना है शिक्षा के अधिकार में। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने दिमाग में आप लोग बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो कोठारी कमीशन है, एक तरीके से कह सकते हैं 1964
1964 से 1966 के बीच में आया था। इन्होंने अपने एक तरह के सुझाव बताए थे एजुकेशन के बारे में। तो कोठारी कमीशन को डॉक्टर दौलत राम कोठारी के एक तरीके सुझाव को पढ़ना है और शिक्षा आयोग को पढ़ना है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को पढ़ना। ठीक है, आइए उसके बाद देखिए यहाँ पे ये रिपीट हो गया। उसके बाद आपका एक तरीके से 14 को किसको पढ़ना है, तो शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा है और राजनीतिक प्रक्रिया दोनों कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, कैसे हम लोग ये सुनिश्चित करें कि जो हमारी राजनीतिक प्रक्रिया है वो हमारी शिक्षा पे हावी ना हो जाए। तो इन सब पॉइंटों को हमें पढ़ते हुए 14 टॉपिक को कवर करना है। उसके साथ साथ आर्थिक विकास और शिक्षा। देखो मेरी बात बहुत ध्यान समझना, समाज में आप देखते हैं हिंसा के बढ़ने का मुख्य कारण हो सकता है हमारी आर्थिक स्थिति। मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप पढ़ लिख के बहुत आगे चले गए, अपना जीवन में अच्छा सुखी है, अपना एक तरीके से रोजमर्रा के जीवन को जी रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति है वो जन्म से ही उसे बुनियादी सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो भैया एजुकेशन भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। और जब एजुकेशन ग्रहण नहीं कर पाएगा तो वही आगे चल के एक तरीके से हिंसक प्रवृत्ति का बन जाएगा, हिंसा वगैरह करेगा। तो इन सब पॉइंटों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, आर्थिक विकास कैसे ला सकते हैं, सबका आर्थिक विकास समान कैसे कर सकते हैं और सबको एजुकेशन कैसे दे सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं भी है, तो हमको 15 में इसको डिस्कस करना है। और लास्ट में एक टॉपिक को और डिस्कस करना है, सामाजिक संस्कृति एवं शिक्षा, यानी जो हमारा कल्चर है या हमारी हमारी वेशभूषा है, एक तरीके से हमारा जो एक तरीके से रहन सहन है वो हमारे एजुकेशन को कैसे प्रभावित करता है। तो इस सब पॉइंट को हमें इसमें डिस्कस करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी पॉइंट हो जाती हैं। तो मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अगर कहें मुख्य रूप से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 थिंकर जो है बच्चे, यहाँ पे 4 थिंकर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद घोष और जेके कृष्णमूर्ति, इनको पढ़ना। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक तरीके से पढ़ना है कि स्थान काल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, जो भी आपके बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य थे, जैन काल में शिक्षा के उद्देश्य थे, उनको पढ़ना। उसके साथ साथ आपको अगले पॉइंट में पढ़ना है शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान कि कौन कौन से हम एजुकेशन में मुख्य रूप से अनिवार्य शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान है, उस सब पॉइंट को पढ़ना है। तो पूरा सिलेबस हम आपको लिखवा दिए हैं, इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर पूरा सिलेबस हम टेलीग्राम पे भी आपको शेयर कर देंगे, वहां पे इसको अपने एक तरीके से डाउनलोड करके रख लीजिएगा और टॉपिक के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया हो गया, चाहे चाइल्डहुड हो गया, चाहे एक तरीके से हम कह सकते हैं अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान हो गया, या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया, आपके कंप्लीट बीएड के सिलेबस के लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क करिएगा और कंप्लीट नोट्स आप लेके अच्छे से रिवीजन करिए और हमारी क्लास को देखते हुए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो बीएड में आप बेहतर स्कोर बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बीएड में सच में टारगेट लेके चल रहे हैं 80+%, तो आपको नोट्स का रिवीजन करना है और जितनी क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन क्लास को कंप्लीट करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और रिवीजन करने के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस नंबर पे संपर्क करके आप नोट्स ले सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं तब भी अच्छी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं तब भी अच्छी बात है, नोट्स दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप बिल्कुल इस नंबर पर संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, उम्मीद करते हैं आप पूरी बात को समझे होंगे और मेरी बात ध्यान समझिएगा। चैनल पर नए हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, द परफेक्ट स्टडी को अपना प्यारा फैमिली मान के सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, दोस्त यार हैं, उन तक जरूर द परफेक्ट स्टडी को आप शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक वाइक तो कर ही दीजिए और ये बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी क्लास का नोटिफिकेशन हो आप तक प्रोवाइड होता रहे। और भैया क्लास के इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो जाइए और ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं बच्चे पूरी बात को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई पर्सनली अगर कोई डाउट वगैरह है तब इंस्टाग्राम से भी हमसे जुड़ के कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पूरे सिलेबस को उम्मीद करते हैं आप लिखा दिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, वीडियो को बाद में रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इसकी क्लास हम जल्दी ही प्रोवाइड कर देते हैं और सबसे पहले हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम क्या है, तो भारतीय शिक्षा दर्शन। ठीक है, इसमें हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए इस पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। सभी दोस्त यार, भाई बहन, अपना ख्याल रखिए और जहां पे रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। ठीक है, चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।